बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92.8 विद सादिया अफसाल। नाज़रीन, मुल्क में कोरोना की सूरत हाल बिगड़ती चली जा रही है। उसी को सामने रखते हुए आज हुकूमत ने कुछ फ़ैसले किए हैं। एक तो SOPs पर अमल दरामद ना होने के बायस जिस तेज़ी से कोरोना फैला है उसको पेश नज़र रखते हुए मुल्क में फ़ौज से मदद हासिल करने का फ़ैसला किया गया है कि फ़ौज आए और वो बाहर बाज़ारों में, मार्केट्स में या रेस्टोरेंट्स के बाहर जिस तरह का रश होता है उस पर नज़र रखे और लोगों से अमल दरामद करवाए तमाम SOPs पर जो हुकूमत की तरफ से इस वक्त जो हैं वो जारी किए गए हैं। साथ ही ये भी फैसला किया गया है कि वो एरियाज़ जहाँ पे 5% से ज़्यादा मुस्बत केसेस रिपोर्ट होंगे वहाँ के स्कूल्स वगैरह बंद कर दिए जाएंगे। आउटडोर डाइनिंग पर भी पाबंदी लगा दी गई है और ये पाबंदी ईद तक है। सिर्फ और सिर्फ टेक अवे की इजाज़त होगी। अब फ़ौज आएगी और वो ये यकीन दहानी कराएगी इस हुकूमत को, बाकी इदारों को कि अवाम जो है वो मास्क भी पहने, क्योंकि अवाम की तरफ से जो बेहतियाती की गई है उसी के बायस आज हम इस सूरत हाल का शिकार हैं। साथ ही साथ वज़ीर आज़म ने यह भी ख़बरदार किया है कि अगर अब भी ये बेहतियाती इसी तरीके से जारी रही तो चंद ही हफ्तों में खुदा न खास्ता जो भारत के हालात हैं वो पाकिस्तान के हालात हो सकते हैं। भारत के हालात हमारे सामने हैं कि एक दिन में एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड कोरोना पेशेंट्स के हवाले से बना कि 3,30,000 से ज़ायद मरीज़ जो हैं वो इंडिया में आए हैं और ये कहीं पूरी दुनिया में किसी भी मुल्क में सबसे ज़्यादा केसेस एक दिन में रिपोर्ट हुए हैं। वहाँ पर लोगों को हॉस्पिटल्स में जगह नहीं मिल रही है, ऑक्सीजन जो है वो अवेलेबल नहीं है और यहाँ पाकिस्तान में भी 80% से 85% जो हस्पताल हैं वो ऑलरेडी ऑक्यूपाइड हैं, वहाँ पर भी जगह नहीं है। तो हमें एहतियात की ज़रूरत है। दूसरी चीज़, अगर सियासत पे आ जाएँ तो पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ के लिए आज दो ख़बरें ये हुई कि एक तो शहबाज शरीफ साहब की रिहाई हो गई लाहौर हाई कोर्ट से और दूसरी तरफ जो तोशाखाना रेफरेंस था उसमें एहतसाब अदालत ने NAB की ये दरख्वास्त मंजूर कर ली कि नवाज शरीफ साहब के जो कुछ बैंक अकाउंट्स हैं या कुछ जायदादें हैं उनको नीलाम किया जाए और वो पैसा जो है वो कौमी ख़जाने में जमा करा दिया जाए। हैरत होगी आपको सुन के, अगर उस पर मौका मिला तो आगे जाके तफसील से भी बात करेंगे कि जिन अकाउंट्स की बात की गई है नवाज शरीफ साहब के, उसमें कहीं 15,000, कहीं 18,000 तो कहीं पर 30,000 रुपए की ख़तीर रकम जो है वो मौजूद है। बहरहाल इस पर भी बात करेंगे, लेकिन साथ ही साथ आज जो यहाँ इस्लामाबाद में कौमी असम्बली में हमने देखा बहुत अहम जो मामला था जिस पर आज हुकूमती अराकीन भी बैनर्स उठाकर, प्लेकर्स उठाकर स्पीकर के डाइस के सामने मौजूद रहे और वो भी फ्रांस के सफ़ीर की मुल्क बदरी का मुतालबा करते रहे। चंद रोज़ पहले ही एक प्राइवेट मेंबर की तरफ से PTI के ये करारदाद आई थी और उस करारदाद के हवाले से मुजव्वज़ा कमेटी के लिए नाम मांगे स्पीकर ने, जिस पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तो ऑब्वियसली बॉयकॉट किया ये कहकर कि आपने हाउस को एतमाद में नहीं लिया। पाकिस्तान मुस्लिम नवाज़ ये कहती है कि हम अपना एक मुसव्वदा लाएंगे करारदाद का, क्योंकि जो हुकूमती करारदाद है बकौल उनके बहुत ही गोलमोल है और इसमें इस मामले को तवालत देने की कोशिश की गई है। आज इस पर बहस हुई, अपोजिशन ने ये मौक़िफ़ अपनाया कि हमें बात नहीं करने दी गई और जब शोर शराबा हुआ तो स्पीकर ने ये इजलास जो है वो ख़त्म कर दिया। मेहमानों का आपसे तारुफ़ करवा दें, हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में सेनेटर मौला बख्श चांडियो साहब मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। अंदलीब अब्बास साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा हैं PTI की, MNA हैं, और राना तनवीर हुसैन साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर रहनुमा PMLN के, आप भी MNA हैं। बहुत शुक्रिया आप दोनों का भी। चांडियो साहब, अगर आप ही से आगाज़ करें, ये कोरोना से आगाज़ कर लेते हैं, ये आपको लगता है कि बहुत ज़रूरी था या नागुज़ीर हो चुका था कि अब फ़ौज से ही मदद हासिल की जाए कंट्रोल करने के लिए? पहली बात तो कोरोना पर सियासत हो नहीं सकती। कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस मामले को अपने सियासी बातों के लिए इस्तेमाल नहीं करेगा और अगर कहीं कहीं किसी का झोल भी है तो हमें उसकी इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है। इसको कि यह पाकिस्तान के लोगों की ज़िंदगी मौत का मसला है और खालिस इंसानी मसला है। हमने कभी ऐसा नहीं किया। हमारे साथ ऐसा हुआ कि बीमारियों को, वबाओं को हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया गया। थर में भी बच्चे बीमार हो रहे हैं अपने असबाब से। PTI थकती नहीं है बात करते हुए, हम नहीं करते। लेकिन एक बात तो तय है कि सिविल इंतज़ामिया, खान साहब की इंतज़ामिया फेल हो गई, फ़ौज आ गई और ये फ़ौज को ज़्यादा क्रेडिट
जब भी कोई तबाही वाली सूरत हाल, सिविल इंतजामिया सैलाब आ नाकाम, जाए, ज़लज़ला हर आ जगह, जाए, हर जगह पर, हर जगह जहाँ भी हो ये है। तो पर उसका दूसरा पहलू ये होता है कि सिविल इंतजामिया वहाँ नाकाम गई, ये कहना पड़ता है, तब पाकिस्तान की फ़ौज आती है। अगर सिविल इंतजामिया कामयाब जाए तो फिर फ़ौज क्यों आएगी? इसके दो मतलब होते हैं, एक ये कि फ़ौज का एहतराम है अवाम में, आपका नहीं, आपकी नीयतों का उनको पता है, आप मुखलिस नहीं हैं आपके अपने फ़ैसलों में। दूसरी बात, हम नहीं हिमायत करते, हम कहते हैं कि मसला हल होना चाहिए। आपने कोई मसला हल किया ही नहीं, सवाए बातों के और इल्ज़ाम लगाने के। भाई ये क्यों हुआ, वो साबिका हुकूमत, ये क्यों हुआ, साबिका हुकूमत, ये ऐसे नहीं चलेगा मामला। छोड़ दें माजी की हुकूमतों को, अभी की बात करें। आप तो बताएं क्या किया सिविल इंतजामिया वाकई फिर नाकाम हो गई, यही मतलब अखज़ किया जाए कि फौज को बुलाना पड़ रहा है यहाँ पर मदद के लिए? सबसे पहले तो वाकई जो इंडिया के हालात देखता है बंदा, तो बंदा काम पे उठता है कि अल्लाह ताला रहम करे, सारी दुनिया पे रहम करे। और ये एक सबक है दुनिया के लिए भी, क्योंकि ये 100% एक मैसेज है कि चाहे आप अमीर हो, गरीब हो, आप बड़ा मुल्क हो, छोटा मुल्क हो, जब तक कि हर बंदा सेफ नहीं होगा, कोई सेफ नहीं होगा। नोबडी इज सेफ अंटिल एवरीबॉडी सेफ। आप जितने मर्जी वैक्सीन लगा लें, जो मर्जी कर लें, वो ये जो वेरिएंट्स आ रहे हैं ना, और ये वेरिएंट्स जो हैं ये हर तरफ से, कोई ब्राज़ील से, कोई साउथ अफ्रीका से, कोई इंडिया से, कोई कुछ, तो ये जो इस वक्त अनफॉर्चुनेटली जो हमारी दुनिया के अंदर भी तकसीम है। और एक आप देखें, इंडिया ने जो देनी थी वैक्सीन सारी दुनिया को, क्योंकि इंडिया सेकंड बिगेस्ट वैक्सीन प्रोड्यूसर है, और वो जो जॉइंट कोवैक्स की फैसिलिटी थी वो WHO ने डिसाइड किया हुआ था कि एशिया में इंडिया देगी। इंडिया ने इनकार कर दिया, बिकॉज उनकी अपनी डिमांड नहीं पूरी हो रही थी। जब उन्होंने खुद इनकार किया तो अल्लाह माफ़ी दे, वो ऑक्सीजन की वहाँ कमी हो गई है। अब अमेरिका ने इनकार कर दिया है इंडिया को ऑक्सीजन की रॉ मटेरियल देने के लिए। तो एक बहुत आपाधापी और वो वाला है, और ये मौका है कि अल्लाह ताला से हम कहें कि मतलब हमें बख्श दे। रमज़ान का महीना भी है, इसमें जो उसी सूरत हाल को पेश नज़र रखते हुए जो आज वज़ीर आज़म ने कहा कि अगर एहतियात नहीं की तो वही इंडिया वाले हालात खुदा ना करे यहाँ हो सकते हैं, तो आपको लगता है कि ये फ़ौज की मदद के बाद वो सूरत हाल फिर अंडर कंट्रोल आ जाएगी? अच्छा, एक तो बड़ी क्लियर आप बात देख लें कि नेचुरल डिज़ास्टर्स जितने भी हैं उसमें सारे स्टेक होल्डर्स आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपने देखा कि कैसा कराची डूब गया, पूरे का पूरा कराची डूब गया, और वो जो थे नाले वो फंस गए। नाले तो 14 साल से साफ नहीं हुए। फौज को बुलाया गया, 38 साल से नाले साफ नहीं हुए थे। 38 नाले नहीं साफ हुए 12 साल से, सॉरी। अच्छा, दूसरी बात ये जो NCOC है, मैं तो हैरान हूँ। ये देखते हैं NCOC बना ही कि जी फौज सिविल मिलिट्री लीडरशिप के साथ मिलके बना है, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर है ये। फौज की नुमाइंदगी भी होती है उसमें। असद उमर बैठे होते हैं, दूसरी तरफ वो जनरल साहब बैठे होते हैं। ये तो सारे, और आपको पता है जनरल असद अफजल जो थे, प्रोक्योरमेंट के लिए शुरू में जब PPE इक्विपमेंट नहीं था, अब तो माशाल्लाह पाकिस्तान प्रोड्यूस कर रहा है और एक्सपोर्ट कर रहा है। और आपको ये भी पता है कि हमारे पास सिर्फ 1600 वेंटिलेटर्स थे। हमने जब स्टार्ट किया, आप लोगों ने मेंशन किया कि चले मैं ठीक है वेंटिलेटर बिल्कुल किया उसमें। ऑब्वियसली उस मीटिंग में तो हम देखते हैं कि फौज की नुमाइंदगी होती है, बट एक और एस्पेक्ट जो मैं चांडियो साहब से भी बात करी थी वो यही है कि एक पुलिस एहलकार जाके या एक सिविल सर्वेंट जाके जब आवाम में बताता है कि जी आप मास्क पहने, नहीं तो पता नहीं ये फाइन हो जाएगा या ये कार्रवाई करेंगे, तो फिर भी नहीं सुनते। यही आज वजीर आजम साहब भी मेंशन कर रहे थे ना कि नहीं किसी ने एहतियात की। बट एक फौजी जाएगा तो चलें, जिस तरह चांडियो साहब ने कहा कि उनका फिर एहतराम ज्यादा या एतमाद ज्यादा है अवाम में, शायद उनकी बात मान ली जाए। राना साहब, एक बड़ा जबरदस्त जुमला आज सोशल मीडिया पे चल रहा है, बहुत ही अनफॉर्चुनेट है, बड़ा अलमिया है। किसी ने लिखा कि जी एक मुल्क में वैक्सीन की कमी है और एक मुल्क में ऑक्सीजन की कमी है, और इसी खत्ते में, और वो दोनों ममालिक हैं जो एटमी ताकतें हैं। सादिया, शुक्रिया। मैं सबसे पहले तो
बिल्कुल क्लियर करना चाहता हूँ कि जो चांडियो साहब ने कहा है कि इस पर सियासत नहीं होनी चाहिए, मेरा नाम ने कभी भी सियासत इस पर नहीं की। सभी अपोजिशन पार्टियों ने, हमने हमेशा कहा है कि इस जो पेंडेमिक है इसमें हम बिल्कुल जिस तरह की भी तामन हमसे चाहिए हम हाज़िर हैं। लेकिन बात तो करनी पड़ती है कि कहाँ कहाँ गवर्नमेंट को कहना पड़ता है कि जी आपसे वहाँ पे कमी आपकी तरफ से हुई है। जो आप वैक्सीन की बात करते हैं, ये कहाँ लिखा हुआ है कि सिर्फ हमें एस्ट्राजेनेका ही लेंगे? ये तो इंडिया से वो एग्रीमेंट था 20% वाला, जो ये कह रहे हैं कि WHO ने कहा था कि 20% पॉपुलेशन को वो करेंगे अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ को, तो वो तो खैर उन्होंने नहीं दी। लेकिन हम प्रोक्योर करने में हमने देर की और यही सोचते रहे हमें कोई डोनेट करेगा, हमें मुफ्त देगा। भाई आप एक तरफ इकॉनमी की बात करते हैं, इकॉनमी तो तभी चलेगी जब इंसान बचेंगे। तो आप अगर उसमें थोड़े से पैसे निकाल के कुछ बिलियन निकाल के, कुछ अरबों निकाल के वैक्सीन शुरू में ख़रीद लेते, यही हम सोचते रहे हमें अब कोई हाई कमिश्नर बरतानिया का कर देगा, हमें चाइना के कर देंगे सारे, और इसलिए वैक्सीनेट हमें करना चाहिए जितना भी हम ज़्यादा से ज़्यादा कर सकते थे। दूसरी ये बात कि जो SOPs हैं उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए, देखिए बिल्कुल जहाँ आफात होती हैं वहाँ कैपेसिटी नहीं होती सिविलियन की। तो असलाब आ गया, ज़लज़ला आ गया, वहाँ पे सिविलियन सारे नहीं वो कैपेसिटी होती है उनके अदारों में हमारे। लेकिन ये जो SOP पे मास्क पहनाना, शादी हाल बंद करना, रेस्टोरेंट बंद करना, ये भी अगर ये नहीं हमारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन कर सकती तो फिर मेरा ख्याल फ़ौज के हवाले कर दें। ये मैं बिल्कुल बरमला कर रहा हूँ कि ये फ़र्क महसूस करें आप कि ज़लज़ले का आफात आना जिस तरह कश्मीर में हुआ या पिछले हमारे 1-2 ज़लज़ले आए हैं, या आप समझ लें कि सैलाब आता है, तो मुझे पता है कि वो सिविलियन की इतनी कैपेसिटी भी नहीं होती कि वो जाके, यहाँ तो पुलिस है। दोनों चीज़ों में फ़र्क है, दोनों चीज़ों में वाज़ा फ़र्क है कि अगर हम मास्क भी नहीं, हम मास्क नहीं, सादिया मेरी बात सुन लें, अगर हम अगर हम मास्क नहीं पहना सकते, अगर हम शादी हाल नहीं बंद कर सकते, रेस्टोरेंट बंद नहीं कर सकते, तो फिर मैं समझता हूँ कि ये एक अजीबोगरीब एक तमाशा है। देखें, ये फ़ौज की एक हमारा अपना एहतराम है, अपना उनका एक रोब है, वो रहने दें, वो किसी क्राइसिस में होता है। ये खुदा न खास्ता ऐसी बात नहीं है। SOP पे हमें अमल करना चाहिए, हमें वैक्सीनेट करने चाहिए जहाँ गवर्नमेंट को करना चाहिए। हेल्थ सिस्टम, हम ये कहते थे हमने पहले काबू पा लिया है, अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा अच्छा हुआ, अल्लाह की तरफ से हुआ, इनकी पॉलिसियों से हुआ। लेकिन क्या उसके बाद आपने बिल्डिंग कैपेसिटी बिल्डिंग की है अपने हॉस्पिटल्स की? क्या हमने वहाँ वेंटिलेटर, आज वो कहते हैं बाद जगह 100% फेल हो गए, बाद जगह पे 80% हो गए। तो मैं समझता हूँ कि हमें कब नींद से हम निकलेंगे, कब हम की बात जब भी आप करते हैं उस पे, तो फिर वो चांडियो साहब वाली बात आ जाती है ना। वजीर आजम साहब भी फिर आप लोगों को ये बताते हैं कि आप लोगों ने माजी में हेल्थ सेक्टर पे काम नहीं किया था। ये कई दफा वजीर आजम चले, ये हेल्थ सेक्टर पूरे की बात सादिया, मेरी बात सुनिए, पूरे नहीं हो रही। ये तो एक खास शोबे को अपग्रेड करना था, खास शोबे को। हमारे जमाने में तो कोविड नहीं आया था, डेंगू आया था, तो हमने फाइट की। इसको अपग्रेड करते, बाकी चलो हम बहुत बुरे थे, हेल्थ सेक्टर नहीं हमसे वो अपग्रेड हुआ। लेकिन ये जो एक शोबा था, खास शोबा, उसको थोड़ा सा अपग्रेड कर लेते, वहाँ पे वेंटिलेटर रखते, वहाँ ऑक्सीजन का बंदोबस्त करते। ये तो ऑक्सीजन नहीं पहुँचा सके। ठीक है, अगर ये धरने खत्म ना होते, ब्रेक ले लो। ठीक है, मैं एक ब्रेक ले लूँ, ब्रेक से वापस आएंगे राना साहब। राइट, फिर इस पे मजीद बात करेंगे। कुछ और टॉपिक्स भी हैं जिनका जिक्र हमने किया था प्रोग्राम के इंट्रो पे, उस पर बात होगी एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। 20 अप्रैल को कौमी असम्बली में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं अमजद अली नियाजी, उनकी तरफ से करारदाद आई थी जिसमें फ्रांसीसी सफ़ीर की मुल्क बदरी के मामले के हवाले से रेजोल्यूशन थी। ये प्राइवेट मेंबर की तरफ से रेजोल्यूशन सामने आई थी, तो इस पर अपोजिशन का एतराज़ ये है कि एक प्राइवेट मेंबर की करारदाद के ऊपर आप कमेटी नहीं बना सकते हैं। उस दिन भी अपोजिशन की तरफ से ये मुतालबा किया गया
पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज और दीगर जमातें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस इजलास में शरीक नहीं हुई थी। उनका कहना यह था कि इस पर आप बहस कराएं यहाँ असम्बली के अंदर ही और हर एक मेंबर को ये हक दें कि वो इस पे अपनी राय का इजहार कर सके। लेकिन स्पीकर साहब ने ये कहा कि तमाम जमातों की तरफ से उनकी एक कमेटी बना दी जाए ताकि वहाँ पर ये बहस हो जाए। और स्पीकर साहब ने तमाम जमातों से अपने नुमाइंदों के जिनको भी वो नॉमिनेट करना चाहते हैं इस कमेटी के लिए उनके नाम मांगे। आज हुकूमती अरकान की तरफ से भी मुतालबा आया बाकायदा तौर पे कि फ्रांसीसी सफ़ीर को मुल्क बदर किया जाए और इजलास जो है वो ख़त्म हो गया। चांडियो साहब, ये बात दुरुस्त है क्या प्राइवेट मेंबर की तरफ से अगर रेजोल्यूशन आए तो उस पर आप कमेटी नहीं बना सकते? यकीनन वहाँ बात की है कानून के मुताबिक होगी, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, मामला हसास है जी। हुकूमत पीछे हट गई है। आपको लग रहा है हट गई है ना? मेंबर उनका पीटीआई का है, प्राइवेट मेंबर क्यों आ रही है? हुकूमत पर करती, हुकूमत घबरा गई है। अच्छा, इसीलिए उन्होंने अपने तो वो ये तासुर भी कि एक मुल्क की हुकूमत की तरफ से अगर ऑफिशियल लेवल पर ये हो रहा हो तो मामला इतना हसास है एक मुल्क के, और वो भी फ्रांस के सफीर को भी निकालना, और यहाँ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मामला है, तो वो भी बड़ा हसास मामला है। वो यहाँ ऐसे हजम नहीं होगा। इन्होंने उनसे छुपने बचने की बात की है, वो कन्नी काट के जाता है ना, वो अभी वो तरीके कन्नी काट की हुकूमत, लेकिन ऐसा इनको ये बात हजम नहीं होगी। क्लियर होकर आना चाहिए, सामने आप आ जाते बात हो सकती है, लेकिन वो चुप चुप के पीछे चला रहे हैं। लेकिन आप लोग क्यों नहीं जा रहे इस मामले में? क्यों नहीं गए इजलास में? जो चेयरमैन साहब का जो अभी मौक़िफ़ है वो तो ठीक है कि हाउस को एतमाद में नहीं लिया। ये हर चीज़ अपने तौर पे कैसे कर लेते हैं, किसी बात में पार्लियामेंट को एतमाद में नहीं लेंगे। ये कोई सल्तनत नहीं जी। वो कह रहे हैं आज आए थे आज, लेकिन इस वजह से आ गए क्योंकि इस मामले पे बहस नहीं होनी थी ना। लेकिन बादशाह तो नहीं है, कोई सल्तनत तो नहीं है किसी की। फरतुल्लाह बाबर साहब ने यही कहा था कि जी आज हम जाएंगे, शिरकत करेंगे, जो कि पीपल्स पार्टी के मेंबरान गए। अब कमेटी में शामिल होते हैं नहीं होते, बकौल उनके वो फैसला अभी नहीं हुआ, वो बाद में देखेंगे। एतमाद में नहीं लेंगे, बात नहीं करेंगे, स्पीकर साहब बोलने नहीं देंगे, स्पीकर साहब पार्टी को रोकेंगे, अपना अख्तियार इस्तेमाल करेंगे, तो ये बेचैनी तो बढ़ेगी। मामला कोई मामूली मामला तो नहीं है। फ्रांस जैसे मुल्क के सफ़ीर का निकालना पाकिस्तान से, और फिर रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का मामला, तो हमें किसी तरीके से बात तो करनी पड़ेगी। आप छुप छुप के डर के ये मसले का हल नहीं हो सकता। और बिलावल साहब ने ठीक कहा है, हमें एतमाद भी किसी बात पहले आप कहते हैं कि करारदाद लाने से पहले मुशावरत जरूर लेना चाहिए, ये कोई मामूली बात थोड़ी थी, लेकिन इनकी नीयत ठीक नहीं है, ये चाहते ही नहीं है, ये हर मामले को लटकाते हैं, किसी भी मामले के हल तक पहुँचे ही नहीं। आप ले लें, इनके 2.5 साल होने को है, एक को मामला पता है जिसमें क्लियर उन्होंने स्टैंड लिया हो, ऐसे लटकाना और आगे बढ़ाना, वक्त निकालना, ये इनकी पॉलिसी है। अच्छा अनलीफ साहब, अब 2-3 चीज़ें हो गई। एक तो प्राइवेट मेंबर की तरफ से रेजोल्यूशन थी, तो एतराज़ ये है कि फिर उस पर कमेटी नहीं बन सकती। कमेटी क्यों बना रहे हैं जब हाउस में करारदाद चले आ ही गई जैसे तैसे करके, मुशावरत के बगैर आई, या ये एतराज़ इनका कि जी गोलमोल अल्फाज के साथ आई, तो वो कहते हैं कि वहाँ हाउस के अंदर ही बहस क्यों नहीं करवा रहे? सादिया, इसके 2 पहलू हैं। सबसे पहले पहलू तो ये है कि सबसे पहला पहलू जो बड़ा इम्पोर्टेंट वाला है वो ये है कि जो दो अजलास हुए हैं उसमें जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए, आपको पता है कि ये हिस्ट्री में कभी नहीं हुआ कि एक वज़ीर आज़म वहाँ आके कहें कि जी मैं आपको जूता मारूंगा और मारूंगा। ये शाहिद खाकान अब्बासी ने स्पीकर को जो कहा, ये वो वाले वज़ीर आज़म हैं, और अल्लाह माफ़ी के ये किस तरह से वज़ीर आज़म बने जिन्होंने आज से 3 महीने पहले, ये पहली दफ़ा नहीं हुआ, इन्होंने 3 महीने पहले, और वीडियो आपने वो भी चलाई थी बहुत दफ़ा, बाहर गए, इनको स्पीकर की तरफ से लेटर आया और आपके प्रोग्रामों में आके फखर से कहा कि मैं माफ़ी नहीं मांगूंगा बल्कि मैं और करूंगा। आप ये देखें कि इस तरह का बंदा एक वज़ीर आज़म बन गया हो, शर्म का मकाम है, शर्म का मकाम है। अच्छा, अब आ गई बात कि जी रेजोल्यूशन है, ट्यूसडे था, प्राइवेट मेंबर्स डे है, कोई भी प्राइवेट मेंबर उठ के दे सकते हैं और ये भी दे सकते हैं। हमने इनको बिल्कुल कहा है आप अपनी रेजोल्यूशन लेके आए। आज जब इजलास हुआ
ठीक है, बट क्योंकि ये बात कि इतना सेंसिटिव मामला है, ये बात दुरुस्त है कि वो कह रहे हैं कि हुकूमत अब पीछे हटना चाह रही है, डर गई है, रेजोल्यूशन ले तो आए हैं लेकिन ऑफिशियल लेवल पे ये चीज़ ऑब्वियसली आप एक मैसेज बाहर नहीं देना चाहते कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से इकदाम किया जा रहा है। देखिए, अगर डर गई होती तो प्राइम मिनिस्टर साहब नेशनल एड्रेस ना करते जो सारी दुनिया ने देखा। उन्होंने नेशनल एड्रेस किया, सारी दुनिया को एड्रेस किया कि ये बताया कि ये हमारी नहीं 55 मुल्कों की आवाज है, नंबर 1। लेकिन उन्होंने साथ ये कहा कि हमने मिलके इसको करना है, नंबर 2। नंबर 3, इस्लामोफोबिया, और इस पे आज तक किसी वजीर आजम ने आलमी आवाज नहीं उठाई, OIC नहीं उठाई, UN पे नहीं उठाई, जिस तरह के हमारे वजीर आजम ने उठाई। और एक पूरी स्ट्रैटेजी बन रही है कि ये दोबारा ना हो, हम इसको ऐसे नहीं, क्योंकि अगर आप ये छोटी मोटी चीजें करके नारे मार के अब जो हर दफा करती रही है हुकूमत, तो दोबारा होता रहा है, इसको हमेशा के लिए बंद करना है, नंबर 3। नंबर 4 जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि आज जब क्वेश्चन आंसर सेशन कोई 15 दिन बाद अवामी इश्यूज पे शुरू हुआ, तो स्पीकर ने कहा कि जी आज क्वेश्चन आंसर सेशन होने दें, 20 दिन से नहीं हुआ, अवाम के इश्यूज पे बात कर लें, 1 घंटे का होता है, उसके बाद ये सारी बहस स्टार्ट करते हैं। वही हुआ, बदतमीजी हुई, स्पीकर के उस पर डाइस पे चढ़ गए, और जो इन्होंने बातें की वो आपने भी देखी। तो जब ये इस तरह करेंगे, आपके अपने लोगों की तरफ से भी मुतालबा सामने आ रहा था, आपके अपने जो MNAs थे वो भी यही बात कर रहे थे, वो प्ले कार्ड्स वगैरह हमने आज देखे भी हैं। मूविंग ऑन में ज़रा राना साहब की तरफ, राना साहब ये क्यों आप लोग कह रहे हैं कि हुकूमत संजीदा नहीं है, और अगर ये कमेटी बन जाती है और बहस वहाँ हो जाती है, तमाम ही जमातों की नुमाइंदगी वहाँ होती है, तो इस पर क्या एतराज़ है? स्पीकर साहब तो नाम मांग रहे हैं। देखिए सादिया, पहले तो आपने बात कर दी जो हम समझते हैं बिल्कुल ठीक बात है कि ये जो प्राइम मिनिस्टर ने एड्रेस किया, अगर मैं बात करूँगा बड़ी लंबी है कि मिस हैंडलिंग पे जाऊँगा तो फिर लंबी बात हो जाएगी। खुद इन्होंने ये सारा कुछ क्रिएट किया हुआ है और ये इतना बड़ा नुकसान कर गए। ये प्राइम मिनिस्टर ने एक नेशन को एड्रेस किया जिसका दिलीप साहब बड़ा वावेला कर रही हैं, उसमें कितना उन्होंने इकॉनमी, वो यूरोपियन यूनियन का, फिर पता नहीं कैसे चीज़ का, उन्होंने क्या मुल्क तबाह हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। अगले दिन ही ये इन्होंने एग्रीमेंट कर लिया, और एग्रीमेंट के मुताबिक इन्होंने वहाँ पे कहा कि 20 तारीख को ही रेजोल्यूशन पेश कर, और हरियाणा इजलास बुला के, जो कि एडजर्न किया हुआ था मंडे को, थर्सडे तक आपको भी पता है, तो हमें 11:30-12 बजे लोग घरों को जा चुके थे, तो इतला आई जो पहुँच ही नहीं सकते थे। खैर नहीं हो, इन्होंने करारदाद लाए, और वो भी बिल्कुल सही है, बजाय गवर्नमेंट लाती, ये गवर्नमेंट को लाना चाहिए था जो भी थी, और ये करारदाद एक प्राइवेट मेंबर को दे दी। फिर ये कह रहा क्योंकि प्राइवेट मेंबर डे था, यार खुदा के लिए लोग पागल नहीं हैं, लोगों को सब पता है। वो जो करारदाद आई वो आपके सामने है, एक एम्बिगुइटी उसमें है, एम्बिगुअसी सारी करारदाद है। हम आज कह रहे हैं इनको कि एक तो है कमेटी वाली बात है, हमने कहा कि हाउस कमेटी एक होती है, हाउस कमेटी आपको पता है कन्वर्ट कर देता है पूरे हाउस को कमेटी में, और वहाँ पे डिबेट हो जाए और हम यूनानिमसली कोई भी जो फैसला करना है आप आगे करें और एग्रीमेंट आप इम्प्लीमेंट करें। लेकिन इन्होंने एक कमेटी बना दी ताकि लंबा कमेटी खेलते रहे, और इन्होंने तो ये आज चौधरी फवाद साहब ने ये कहा है, और रिकॉर्ड है ये बिल्कुल, टीवी पे उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस या टीवी टॉक की है कि ये इशू फिनिश हो गया, हमने सारी की सारी शराइत पूरी कर दी हैं, और उन्होंने कहा कि हमने इतना ही कहा कि करारदाद हम पेश करेंगे, बस पेश कर दी। आपको ही पता है ये बात और रिपीटेडली कर रहे हैं कि हमने करारदाद पेश करनी, आज एजेंडे पे था ही नहीं। हम वहाँ गए, हमने कहा इतना सास माल करारदाद, और ये भी आज हुकूमत के ऑब्वियसली तर्जुमान ही फवाद चौधरी वजीर इत्तलात, उन्होंने कहा कि जी हमारे जितने एग्रीमेंट थे इस कलदम तंजीम के साथ, हमारा जो मुआहिदा था वो हमने मुकम्मल कर लिए। उनके लोग जो गिरफ्तार हुए थे NGO में वो भी उन्होंने कहा कि हमने रिहा कर दिए, करारदाद भी पेश कर दी। इंटरेस्टिंग बात मैं बात करने लगा। हमने कहा कि हमें बात करने दे कि हमें क्लैरिटी चाहिए। एक लेटर हमने आपको लिखा था, 6 पॉइंट्स है उसमें, उसका हमें जवाब दें, क्लियर करें ताकि चीज़ आगे बढ़ सके। फिर जब वो नहीं माने, एजेंडे पे था ही नहीं, गोल कर गया हर चीज़ ही, तो वो डैश पे गया, जो इनके बंदे भी थे सारे थे, वहाँ हुल्लड़बाजी सवाए लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे या हुर्मत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नारे, इस तो अलावा अगर आप वीडियो दिखा दें
कि एक हुल्लड़बाजी या कोई बदतमीजी वहाँ नारे लागते रहे हैं रसूलुल्लाह के, तो वहाँ पे ये सारी बात हुई। तो राणा साहब, आप वैसे वो जो शाहिद खान अब्बासी साहब ने अल्फाज अदा किए स्पीकर साहब को, उसको तो आप मजम्मत करते हैं कि नहीं करते? साबिक वजीर आज़म स्पीकर कौमी असेंबली को कह रहा है कि जी मैं तुम्हें जूता उतार के मारूंगा। हमारी डिमांड क्या है? हमारी डिमांड ये है कि आप इस पे क्लैरिटी लाएं, आप प्राइम मिनिस्टर आए और पॉलिसी स्टेटमेंट यहाँ दें जो नेशन को एड्रेस किया है, और उसके बाद हम हर वो काम, मेरी बात सुन ले, हर वो काम, मेरी बात सुन ले, हर वो काम जो हुर्मत रसूल या नमूस रसालत के लिए आप करेंगे, हमारा तावन होगा। लेकिन हमें कोई क्लियर तो करके देना, करने क्या चाहते हैं? ये छुप रहे हैं, कभी प्राइवेट मेंबर डे के पीछे, कभी कुछ। यार खुदा के लिए आप किधर जा रहे हैं? आप ऐसा मत करें, आप सीधा आए और नेशन को बताएं कि जो उस दिन नेशन तकरीर इतनी ठोक मारी। एक इस कि अगर वजीर आजम आ जाते हैं, ये जो एग्रीमेंट हुआ वो भी दिखा दिया जाता है हाउस के अंदर कि जी ये हमारा मुआहदा इनके साथ था और ये हम चाहते हैं, या एक रेजोल्यूशन अगर ऐसी आती जो सारे लोग उस पर एग्री करते, तो आप कहते हैं कि इससे ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेज जाता। ये चांडियो साहब आपको लग रहा है मुमकिन हो पाएगा? तो वो कहते हैं लेकिन हमें बताया तो जाए करना क्या है। आप वो रेजोल्यूशन पढ़ने का जो इन्होंने पेश किया उसका कोई मीनिंगलेस है वो। राइट, ऐसे मामलात में एक आवाज जाए। सरहदों के मामलात हुए हैं, बहुत सारी दूसरी बातें हुई हैं, दहशतगर्दी हुई है पाकिस्तान में। ऐसे मामलात में ऐसा ही होता है। वजीर आज़म पूरे पाकिस्तान की सियासी पार्टियों को अपने बचकाना छोटे छोटे इख्तिलाफात को बुलाकर दावत देते हैं, बुलाते हैं, जनाब ये अहम मामला है, आप देखें। पार्टियाँ सब गई, मियाँ साहब ने बुलाया, वो हमारे सोच के खिलाफ मामला था। आपने देखा रज़ा रब्बानी साहब रो रहे थे, लेकिन हमने किया। पाकिस्तान की सलामती का, पाकिस्तान के लोगों का, अभी भी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात हम हमारे बच्चों से भी बढ़कर है। वो हमारे बच्चों से भी ज़्यादा अहमियत का मामला है, क्योंकि वो हमारे ईमान का मामला है। आप पूरी कौम को बुला लेते। ये जिम्मेदारी तो वजीर आज़म की है, राना तनवीर की तो नहीं, मौलाना चांडियो की तो नहीं। आप उनको बोला, पूरी कौम को बोला, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुला लेते, बोलते जनाब ये मसला है। ठीक है, मैं जरा अनलीफ साहब से इसका जवाब ले लूं, फिर ब्रेक के लिए जाना है हमें। खत्म, भले इसको करें। अवाम को, सियासी पार्टियों को एतमाद में लेना, एक मुत्तफ़िका फैसले पे आना, ये खान साहब का ईमान ही नहीं, खान साहब का मकसद ही नहीं। वो आप कहते हैं वो केपेबल नहीं है इस चीज़ के कि जी सियासी जमातों में इत्तफाक से फैसले हो सकें। अंदी बाबा साहबा, APC और वज़ीर आज़म साहब का इजलास में होना कितना ज़रूरी है इस अहम मामले पे, इस हसास मामले पे? क्यों नहीं आ सकते? इसमें क्या मसला क्या है? देखिए, ऑन रिकॉर्ड है ये कि कोरोना के ऊपर जो ये बैठ के कहते हैं कि जी हमने सियासत नहीं करनी, कोरोना के ऊपर 2 दफ़ा स्पीकर ने इन राइटिंग लेटर्स भेजे इन सब पार्टीज को। और ये मैं आज से कोई 6 महीने पहले की बात करी, जब सेकेंड वेव आई थी, कि जी आए, बैठे, हम सारे मिलके एक स्ट्रेटजी डिवाइस करते हैं, क्योंकि उस वक्त सेशंस नहीं हो रहे थे, कोरोना बहुत हाई था, तो सेशंस कैंसिल हुए थे। और आपने वो लेटर्स दिखाए टीवी पे, ये नहीं आए, ये 2 दफ़ा हुआ है, इन राइटिंग हुआ है। सारी कौम को, 22 करोड़ को पता है कि कोरोना पे भी ये नहीं आए, नंबर 1। नंबर 2, जो बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इस दफ़ा भी जो मंडे को अनाउंसमेंट हुई थी वो ये थी कि जी हम एक कमेटी बना रहे हैं जिसमें तमाम पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव को इनवाइट करें कि आके पहले एक लाया अमल डिस्कस करें कि इस पे हम आगे कैसे बढ़ना है। ये नहीं आए, इन्होंने कहा हम अपने अलग-अलग पेश करेंगे। हमने कहा पेश कर दें, हमें कोई इतराज नहीं है, आप खुद पेश करें। उन्होंने खास कहा स्पीकर को कि एडजर्न करें, हमें टाइम, हमने अपने अपने लेके आने हैं। एडजर्न हुआ, टाइम दिया, और आज आते ही स्पीकर ने सिर्फ इतना कहा कि जी पहले दुआ करते हैं, उसके बाद, क्योंकि अवामी इश्यूज पे, लोगों के इश्यूज पे पिछले हफ्ते से बात नहीं हुई, पहले क्वेश्चन आवर कर लेते हैं, लोगों के जो सवालात हैं। कितने इशू हुए हैं पाकिस्तान में, मुझसे रसालत से ज्यादा जरूरी है। मेंबरान बैठे रहे, वज़ीर आज़म ने, आप कहते हैं नहीं लाए। ठीक है, वो यही कह रहे हैं, दोनों का मौकफ ये है कि इस इशू से ज्यादा अहम मसला है कोई नहीं, इस पे तो चलें वो आ जाते और इस पर APC बुला लेते या दीगर जमातों से मुशावरत कर लेते। आई हैव टू गो फॉर अ ब्रेक से वापस आएंगे तो जिक्र करेंगे सेनेट कमेटियों के हवाले से, जिस पे पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस वक्त आमने सामने हैं। मुस्लिम लीग नून को ये खदशा है, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि जी हमें नज़रअंदाज किया जा रहा है, और साथ ही साथ यूसुफ रज़ा गिलानी को
नाम निहाद ऑपोजिशन लीडर भी करार दिया है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ने। इस पर बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। यूसुफ रजा गिलानी साहब जब सेनेट में अपोजिशन लीडर बने, वहाँ से ही पीडीएम और बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीएमएलएन के अंदर जो एक दरार पड़ी वो अब मजीद गहरी होती चली जा रही है। उसके बाद अनाउंस ये किया था पीएमएलएन ने दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मिलकर कि हम गिलानी साहब को अपना अपोजिशन लीडर नहीं मानते, लिहाजा ये हमारे 27 सेनेटर्स हैं और ये हमारा अलग ग्रुप होगा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस ग्रुप में शामिल नहीं होगी। इस ग्रुप को जो हेड करेंगे वो सेनेटर आजम नजीर तारड़ साहब करेंगे पीएमएलएन के। तो आज क्योंकि वो बिजी थे शहबाज शरीफ साहब के मामले में, तो उनकी जगह सेनेटर मुसद्दिक मलिक और सेनेटर इरफान सिद्दीकी साहब जो हैं वो इंतज़ार करते रहे कि ये सेनेट कमेटियों का जो मामला है उसमें उनको बुलाया जाएगा, लेकिन पीपल्स पार्टी की और पीटीआई की अलग से ही मीटिंग हो गई। इस पर ये जो राना साहब बयानात आए हैं आप लोगों के सेनेटर्स की तरफ से कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और हुकूमत मिल के कर रहे हैं वो पूरे प्रोसेस को बुलडोज करना चाहते हैं, हम नहीं करने देंगे, 27 हमारे सेनेटर्स हैं, इनको इग्नोर किया जा रहा है, और नाम निहाद ऑपोजिशन लीडर को यानी कि गिलानी साहब को वो कहते हैं कायमा कमेटियों की तश्कील के मामले में ये सब नहीं करने देंगे। देखिए सादिया, मैं आपको बताऊं कि इसमें तो कोई शक नहीं कि जिस तरह लीडर ऑफ अपोजिशन यूसुफ रजा गिलानी साहब बने हैं, वो प्रोसेस या वो तरीक़ाकार मैं समझता हूं कि पीपल्स पार्टी और स्पेशली यूसुफ रजा गिलानी के शान नहीं था। एक ऐसा काम जो पीडीएम के अंदर भी हो सकता था बैठ के कि भाई पहले जो फार्मूला बना था उस फार्मूले में चीज़ें तय थी कि चेयरमैनशिप और डिप्टी चेयरमैनशिप और तकसीम थी और लीडर ऑफ अपोजिशन सेनेट में किस किस को जाएगा। अगर वो हार गए थे, हारे भी नहीं है, जिस तरह भी हुआ चले, वो अगर उनको नहीं मिली वो चेयरमैनशिप, तो फिर अगर उनका स्टेचर, उनका जो पॉलिटिकल कैरियर था ऐसा था कि अगर वो कहते कि अब इनको अब उधर उसमें लीडर ऑफ अपोजिशन बनना ज़रूरी है, तो मेरा कोई सभी मान जाते। आज भी आप कहते हैं हम मान जाते, ये बाद में उसी वक्त भी हमने कहा था कि यार हम तो बात तो करते आप एनी हो। ये हो गया। अब वो उन्होंने उधर से चार बंदे 5 लेके बाप के वो जो पार्टी है वो बलूचिस्तान की उसे लेके तो वहाँ बैठ गया। चले, जब ये कमेटियों का मामला शुरू हुआ है तो हम बड़े क्लियर थे कि देखिए 27 बंदे मारे हैं और जो भी इनके हैं जितने भी इन्होंने बनाए हुए हैं यूसुफ रजा गिलानी साहब ने, बल्कि मैंने भी कहा कि देखिए यूसुफ रजा गिलानी साहब बड़े बैलेंस से आदमी हैं, तो आप यूँ करें कि आप जब मीटिंग होनी है चेयरमैन के साथ तो एक फार्मूला तय है कि परसेंटेज प्रोपोर्शनली मिलने हैं, तो वो उस रेशो से अगर 22 साहब को मिलती हैं, वो फिक्र था शायद 22 का, तो 22 साहब कलेक्टिवली ले लें, फिर यूसुफ रजा गिलानी साहब के साथ बैठ के आपके 27 हैं, उनके मुझे नहीं पता कितने हैं, वो बैठ के आपस में परसेंटेज रेशो के हिसाब से तकसीम कर लें, वो आपस में कर लें। और मैंने उनको ये भी कहा, मैंने ये भी कहा कि यूसुफ रजा गिलानी साहब से मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है, जो उनका पास का तरीकाकार है, कंडक्ट, वो जब भी राना साहब एक चीज बताएं, एक चीज बताएं, ये जो हुकूमत की तरफ से भी कहा, चेयरमैन सेनेट ने भी कहा, हुकूमती नुमाइंदों ने भी कहा और पीपल्स पार्टी ने भी कहा कि ये मामला ऐसा नहीं है कि जिसमें हम हर पार्टी को नुमाइंदगी दें, इसमें बैठना है जी कायदे ऐवान ने, डॉक्टर शहजाद वसीम ने और अपोजिशन लीडर ने यूसुफ रजा गिलानी ने, और तय कर लेना है, और जितनी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के नंबर हैं उसी तनासब से उनको कायमा कमेटियों में जगह मिल जाएगी। नहीं देखिए, ये एक बात नहीं थी, ये बैठ के अगर इधर बयानों से तो नहीं होती। हम तो ये कहते हैं क्योंकि हमारा एक अलहदा ग्रुप है, हमने डिक्लेयर किया हुआ है कि ये 27 ग्रुप का एक इंडिपेंडेंटली अपोजिशन करेगा, वो यूसुफ रजा गिलानी साहब करें। लेकिन जब कायमा कमेटी आएंगी, जब गवर्नमेंट और होगा अपोजिशन में, लेकिन वो आप उनको अपोजिशन मानते नहीं है ना, आप तो उनको सरकारी अपोजिशन लीडर कहते हैं। पीपल्स पार्टी के अपोजिशन सेनेट में काम मान नहीं रहे। लेकिन कमेटियों की तकसीम तो इस तरह ही होनी है ना, ये तो नहीं हो सकता कि वो सारी इनको मिल जाएं या उनको मिल जाएं और ये खाली रहें। ये बैठ के आ जाते हैं और हम बैठ के फिर इनके साथ अब वो तो बने हुए हैं,
वो डिफैक्टो तो वही हैं, डिज्योरो तो नहीं है यूसुफ रज़ा गिलानी साहब। लीगली कोई उनको बैकिंग नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशनल रूल्स के मुताबिक नहीं है, लेकिन क्योंकि डिफैक्टो ये है कि वो नोटिफाई हो चुके हैं और वो वहाँ बैठे हुए हैं लीडर ऑफ द अपोजिशन, और इसलिए अब वो नाम निहाद ऑपोजिशन लीडर है, सरकारी ऑपोजिशन लीडर हैं वही, और आप कहते हैं उन्होंने ही करना है। अब चांडियो साहब मुझे बताएं, वो कह रहे हैं कि ये डील्स कर रहे हैं जो आप हुकूमत के साथ मिलके, ये हम नहीं मानते। हमारे 27 लोग जो असल ऑपोजिशन है उनको क्यों इग्नोर कर रहे हैं? मेरे ख्याल में डील का लफ्ज हमारे साथ जचता नहीं है। हमने कभी भी इनसे नहीं पूछा कि आप जेल से जिद्दे कैसे पहुंच गए, हमने कभी नहीं पूछा। बहुत सारे सवाल डील का मैं तो कहा ही नहीं, हमने मैंने तो नहीं कहा, ये तो सादिया ने कहा है डील नहीं, का आपने नहीं, आपने नहीं, सवाल है। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने डील्स का लफ्ज इस्तेमाल किया है। सवाल पूछा है, जी जी, उसका जवाब दे रहा हूं। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने, आपको नहीं कह रहे हैं, आपकी पार्टी के दूसरे सेनेटर ने ਤੁਸੀਂ तो कमाल के बंदे हो, ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह रहा हूं, वो ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं कह रहा हूं, मैं सवाल का जवाब दे रहा हूं। तो बात यह है कि लेकिन इन्होंने आगाज किया, सारा मामला हुआ है इनके शख्सी अख्तियार पर कि हमारा अख्तियार हो, हम डिक्टेट कराएं। ये नहीं हो सकता, ये इत्तेहाद था, इलाक नहीं था। मशवरों के साथ फैसले होते तो बहुत अच्छे होते। अब शुरू किया, मेरे को बड़ी कोफ्त होती है जब बड़े नाम हैं जिनको हम तस्लीम करते हैं उन पे तबसरा करते हुए मुझे बड़ी शर्म भी आती है और ख़ुद को कमज़ोर भी महसूस करता हूँ। हज़रत मौलाना साहब फजल रहमान साहब पहले वो निकले, सारी पार्टी पूछती रही जनाब कैसे निकल रहे हो, कहाँ से नहीं, कभी नहीं बताया। हमने भी जिद नहीं किया, हमने कहा छोड़ो जी जाने दो। हमें हुक्म मिला बिलावल साहब का, जहाँ जाएं मौलाना साहब हम उनका इस्तेमाल हमने किया। अभी भी अब लॉन्ग मार्च की बात है, हमारी तैयारी देखें, हमारा 4 अप्रैल का दिन हर हाल में लाड़काना में होता है, लेकिन इस लॉन्ग मार्च की वजह से हम उसको लेकर आ गए इस्लामाबाद पिंडी। वो तो ये हो गया ना गिलानी साहब वाला, तो इसके बाद उन्होंने कहा इस्तीफे नहीं देंगे तो फायदा ही नहीं होगा लॉन्ग मार्च का। मैं अभी आज आपके सामने कह रहा हूँ, ये भी राणा साहब भी सुन रहे हैं। राणा साहब मैंने माफ़ कर देना, क्या गलती मारे से हो गई। मैं ये कह रहा हूँ, आप बताएं इस्तीफाओं को नथी क्यों किया गया लॉन्ग मार्च से, क्यों शर्त रखी, कब लिखा, हमने लिखा कहाँ है हमने कि अब इस्तीफा देंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस्तीफाओं की ज्यादा नहीं करती। तो उन्होंने कहा ना आप मिल गए, आप सहूलतकारी कर रहे हैं हुकूमत की, तो इसलिए उन्होंने कहा कि आप देखते हैं कि आप उनके साथ हैं कि नहीं, इस्तीफे देते हैं कि नहीं। अभी देखो बीबी, उनके मैं जिस किस्म का सियासी कारकुन हूँ उसकी थोड़ी सियासी यादाश्त बेहतर है, मुझे पता है आप कहाँ कहाँ क्या करते रहे। मैं नहीं पूछता सही कैसे असेंबलियों में आप बन गए, कैसे मुस्कुरा रहे हैं। हाँ जरूर, उनको पता है ना मैं कारकुन हूँ, वो जानते हैं मुझे, मैं कारकुन हूँ, मैं बातों को जानता हूँ, लेकिन मैं हम इन बातों को नहीं छेड़ रहे। आपने अपने तौर पे लॉन्ग मार्च कैंसिल कर दी, हमारे सारे लोग रास्तों में से वापस गए, क्यों आपने की, हमें एतमाद में क्यों नहीं लिया। अभी मैं आपसे पूछ रहा हूँ राणा साहब से, राणा साहब बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे, काबिल लेकिन नहीं, लेकिन इसमें है ही नहीं। अच्छा लेकिन नहीं, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ इनको पता है, ये एतराफ़ करेंगे। आपने जो तकारीर की हैं पंजाब में आपके वज़ीर साहब का वज़ीर साहब ने, और जिस अंदाज से फिर बात की, आप बताएं आपने एतमाद में लिया पार्टियों को? हमें बताया था कि आप इस अंदाज से बात करेंगे, फिर हमने पब्लिक में बोला कि ये गलत हुआ है, नहीं, हमने इत्तेहाद का भरम रखा। लेकिन आपने क्या किया, आपने मेरे चेयरमैन को नोटिस निकाले। ठीक है, हम कोई सरकारी मुलाजिम थे या आपकी पार्टी के मुलाजिम थे, आप बिलावल साहब को नोटिस निकालोगे? करेंगे जैसा तो फिर तो ये गैर सियासी रवैया है, और उनका इन पर मयार भी कसूर भी इनका नहीं है। इन्होंने कभी सियासी बलूगत का मुजाहरा किया ही नहीं। आप कह रहे हैं जैसा करेंगे वैसा ही भरेंगे। फिर अंजलि अब्बास साहिबा, ये पीपल्स पार्टी के साथ जो मामला चल रहे हैं सेनेट के अंदर कायमा कमेटियों को लेकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये अगर इसी तरीके से जो एक आप इसको जो मर्जी कह लें, वो प्रेशर ग्रुप का नाम दे लें, एक अपोजिशन का जो अलग से 27 सेनेटर्स का ग्रुप है पीपल्स पार्टी के से हट के, वो उनकी तरफ से ये दबाव तो आता रहेगा जिस तरीके से आज बात की है 2 सेनेटर्स ने। सो ये आपको लग रहा है कि फाहम तफहीम से हल हो जाएगा आने वाले दिनों में? वो लोग पीपल्स पार्टी को असल अपोजिशन तस्लीम नहीं करते हैं सेनेट में, वो कहते हैं हमारे से बात होगी तो ही सब कुछ होगा। देखिए सादिया, बड़ी एक कॉमन सी बात है कि जब ये मूवमेंट शुरू हुई थी पीडीएम की, तो जो चीज़ें हमने प्रेडिक्ट की थी वो सही निकली। हमने बहुत पहले कहा था 11 इकट्ठे होंगे, ये 11 इकट्ठे हो गए। उसके बाद हमने कहा था कि ये कभी भी लॉन्ग मार्च नहीं होगा, ना ये बंदे इकट्ठे कर सकेंगे,
और ये सब एक है। और हमने फिर कहा था कि ये इस्तीफे भी नहीं देंगे, इस्तीफे भी नहीं दिए। अब ये लीडर ऑफ अपोजिशन भी जो है उस पर भी इनकी फूट पड़ी हुई है। ये हुकूमत गिराने गए थे, खुद गिर गए। ये हुकूमत को फारिग करने गए थे, खुद फारिग हो गए। और इनकी चूंकि बेसिक क्या है, इनका जो मकसद है वो मकसद है सिर्फ अपने आप को बचाना, अपनी जायदादों को बचाना, अपने केसेस को। जब जिन्होंने बनाई है वो खुद ही गिरा देंगे इंशाल्लाह आपकी। नहीं है, आप अवामी इश्यूज पे बात ही नहीं करना चाहते। आज भी क्या था, आज असेंबली में सिर्फ ये था कि अवामी इश्यूज का 1 घंटा तो बात कर ले आपने। एक महीने से तो अंजलि, मैं सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक महीने से तो आपने प्राइवेट मेंबर डे किया ही नहीं है, आपको भी पता है। तो आज ही आ गया था जब नसूमुन्ना मूसे रिसालत की बात होनी थी। अच्छा, 1 महीने से नहीं हुआ, 1 महीने से रिकॉर्ड की मैं बात कर रहा हूँ। मेंबर डे था वो आपको याद रहा? मैं बोली नहीं इनकी टाइम पे, मुझे खत्म करने मैं दे। तो आपसे सॉरी करके बोल रहा हूँ। जी जी, सॉरी करके मैंने कहा मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ। चलिए आप बोल लें, कोई बात नहीं। मैंने यही बताना था कि ये आपने नहीं किया इतनी 2 महीनों में। बस उन्होंने और अब आपने आज के दिन कि वो कह रहे हैं कि 1 महीने से याद नहीं आया आपको, प्राइवेट मेंबर डे इस दफा आ गया। ठीक है, आप बात मुकम्मल कर लें अंदीप साहिबा। हाँ, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी, क्योंकि देखिए हम वो वाहिद हुकूमत है जो कि पूरा लाइव दिखाते हैं। आपको याद है खुर्शीद शाह की भी स्पीच लाइव नहीं दिखाया करते थे जब ऑपोजिशन में थे, तो ये पूरा लाइव दिखाते हैं। आप पूरा लाइव दिखाएं 2 महीने का, और दिखाएं कि शुरू में क्या हो। आते हैं तस्वीरें लेके शहबाज शरीफ की और खुर्शीद शाह की, और कहते हैं पहले इनको रिहा करो, इनको प्रोटेक्शन ऑर्डर, फिर इजलास का वॉकआउट कर जाते हैं। कोई अवामी इश्यूज पे बात नहीं करते, कोरम कॉल कर लेते हैं। कोई अवामी इश्यूज पे बात नहीं हुई पिछले 2 महीने आप कह रहे हैं अवामी इश्यूज पे बात नहीं करते, उनकी तरफ से एतराज ये आता है कि जी अवामी इश्यूज तो आप लोग लाते ही नहीं है। बहरहाल ये बहस तो चलती रहेगी, लेकिन सेनेट कमेटियों का जो मामला है वो लगता है ऐसे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से ऑब्वियसली डॉक्टर शहजाद वसीम कायदे ऐवान और अपोजिशन लीडर गिलानी साहब जो हैं वो आने वाले दिनों में हल कर लेंगे, और एतराज PMLN का और दीगर सेनेटर्स का जो इनके साथ ग्रुप है वो ऐसे ही चलता रहेगा। आई हैव टू वाइंड अप। मौला बख्श चांडियो साहब आपका, अंदलीब अब्बास साहब आपका, राना तनवीर हुसैन साहब आपका बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। आई सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।